हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में भाग 3 लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड चैप्टर पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बहुत ज़्यादा बृहद में है और एक वीडियो में इसको शामिल करना कठिन था। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा MPPSC में, राज्य के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और UPSC में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये दो चैप्टर ऐसे हैं, भाग 3 और भाग 4 भारत के संविधान के, जो भारतीय जो बेसिकली सॉल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपने इन दोनों चैप्टर को सही ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आपने भारतीय संविधान के कम से कम 50% हिस्से को समझ लिया। इसी तारतम्य में मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी वीडियो बनाया है, जो 1-2 दिन में आपके समक्ष आ जाएगा। और इसके बाद मैंने आज फंडामेंटल राइट्स के भाग 3 पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आर्टिकल 32 से लेके 35 तक इंक्लूडेड है। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसके बारे में भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की यह आत्मा है, दिस इज द सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल हैं 32 से लेकर 35 तक, दिस इज द सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए चलते हैं इसके बारे में बारी बारी से देखते हैं कि ये सभी आर्टिकल क्या करते हैं। तो पहला है आर्टिकल 32 में 5 रिट पिटीशन आते हैं और उसका जो भाग है, पहला हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब उस व्यक्ति को सामने लाओ। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है मैंडेमस, MANDAMUS, ये भी लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है टू कमांड। और तीसरा है सर्टियोरी, इसका मतलब होता है सर्टिफाई, ये भी लैटिन वर्ड है। और चौथा होता है प्रोहिबिशन, जैसे कि आपको मालूम है प्रोहिबिशन मतलब रोकना या टू फॉरबिड। और पांचवा है कोवारंटो, ये भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस अधिकार के आधार पर। तो आज आइए चलते हैं बारी बारी से, हम इसके बारे में विशद व्याख्या करते हैं। तो हैबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कब लागू किया जाता है? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से दूसरे व्यक्ति को परिरोध में रखता है, इलीगल डिटेंशन करता है और उसके इच्छा के विपरीत करता है। मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप A ने B को जबरदस्ती उसके इच्छा के विपरीत कहीं पर छुपा के रख दिया है और पिछले 7 दिन से वो नहीं मिल रहा है। एक परिस्थिति ये भी हो सकती है और दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है कि जब कोई पब्लिक अथॉरिटी माने पुलिस ऑफिसर B नाम के व्यक्ति को थाने में इलीगल डिटेंशन में रखा हो, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। दोनों परिस्थिति में अगर इलीगल डिटेंशन की कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध की जाती है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन दायर करे और वो आर्टिकल 32 के तहत में करेगा। और जब हाई कोर्ट में जाएगा तो उसे 226 में और 227 में जाना पड़ेगा। दोनों को सेम अधिकार है। तो इसके तहत में एक ही समझने की जरूरत है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टडी, पहले ये था
कि अगर मान लीजिए कोई एग्रीड पार्टी है, मान लीजिए बी को इलीगल डिटेंशन में रखा गया है या वो जेल में जबरदस्ती रखा गया है, तो इस स्थिति में वो खुद पिटीशन दायर करेगा। लेकिन अब वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका बी का कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड है या दोस्त है या कोई नजदीकी है, तो वह बी के तरफ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। तो लोकस स्टैंडी मतलब होता है कि द मेथड टू अप्रोच द कोर्ट, या हिंदी में समझें क्षेत्राधिकार। तो लोकस स्टैंडाई का यह अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इसको लोकस स्टैंडाई को बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने का मकसद यह था कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सके। ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें मान लीजिए बी परिरोध में या गलत ढंग से परिरोध में रखा गया है या पुलिस के अधिकारी के द्वारा जबरन कब्जे में रखा गया है, तो वो स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो अगर उसके मित्र, रिश्तेदार या वाइफ, पत्नी या पिता या और कोई रिलेटिव किसी सरकारी अधिकारी के कार्य से व्यतीत होकर के अगर वो पिटीशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहता है तो वो कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट उस रिट पिटीशन को मान्यता देगी। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कि इस रिट पिटीशन को कोर्ट मान्यता नहीं दे सकती या उसको इंटरटेन नहीं कर सकती। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए बी ने कोई अपराध किया हो और उसमें उसको सजा मिल गया हो और उस सजा के तहत वो जेल में हो, तो इस परिस्थिति में रिट पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ये होता है कि पूछताछ के लिए पुलिस किसी व्यक्ति को परिरोध में रखता है, फिजिकल रेस्ट्रेंट में रखता है, दूसरे से नहीं मिलने देता है। मान लीजिए कि इंदौर शहर में बहुत जबरदस्त हंगामा हो गया है, राइट्स हो गए हैं, तो पुलिस बहुत सारे लोगों को फिजिकल परिरोध, फिजिकल रेस्ट्रेंट में रखती है, उनसे पूछताछ करने का प्रयास करती है, इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश करती है और उसमें 2-4 दिन का समय लग सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए वो बी नाम के व्यक्ति को परिरोध में रखा है पुलिस वालों ने और वो उसके रिश्तेदार हाईकोर्ट में चले जाते हैं, रिट पिटीशन दायर कर देते हैं और पुलिस वाले ये कह सकते हैं हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने पर उसका जवाब में ये लिख सकते हैं कि भाई चूंकि शहर में बहुत ज्यादा दंगा फैला हुआ है, उसको शांत करना जरूरी है और बी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें जानकारी चाहिए, तो इसलिए हम उसको फिजिकल रेस्ट्रेंट में रखे हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर वो शहर में खुलेआम घूमेगा इससे परेशानी भंग हो सकती है। तो ये दोनों पॉइंट भी हाईकोर्ट में प्रतिवेदन के साथ भेजा जा सकता है और इस परिस्थिति में भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रिट पिटीशन को बी के रिलेटिव के द्वारा या बी के स्वतः के द्वारा अगर रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस में पेश किया जाता है तो उसको इंटरटेन नहीं करेगा। एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा परिरोध में रखा गया है, मान लीजिए बी को इलीगल डिटेंशन में ए के द्वारा रखा गया और बी के रिलेटिव या बी के स्वतः द्वारा वो पिटीशन हाई कोर्ट इंदौर में दायर की जाती है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ए जो नाम का जो व्यक्ति है वो तमिलनाडु का रहने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति चूंकि जो हाई कोर्ट इंदौर है उसका जो क्षेत्राधिकार है वो पूरे एमपी तक है, तो अगर क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन के बाहर का ए है तो उस परिस्थिति में ए के खिलाफ में रिट पिटीशन दायर नहीं किए जा सकते हैं और ना तो हाई कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी। लेकिन अगर यही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है तो चूंकि 32 में तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट को पूरे भारतवर्ष में क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो ऐसी परिस्थिति में वो रिट पिटीशन को इंटरटेन करेगा और उस पर जांच करने के बाद में अगर पाया जाएगा जो इलीगल डिटेंशन की कार्रवाई है वो सही है और संबंधित अधिकारी द्वारा गलत तरह से उसकी इलीगल डिटेंशन किए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा सकती है। इसमें 2 भाग होते हैं। पहला तो जिस अधिकारी ने
इलीगल डिटेंशन में रखा है, उस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बुला सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है कि आपने फला व्यक्ति को या बी नाम के व्यक्ति को क्यों आपने रखा है। और उसके बाद में अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, कोर्ट अगर संतुष्ट नहीं होते हैं उनके दलीलों से, तो फिर बी को फिजिकली प्रेजेंस होने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और ए को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप हमारे समक्ष बी को फिजिकली प्रेजेंट करिए। तो इसका मतलब हुआ कि हैबियस कॉर्पस में जो रिट दायर की जाती है उसमें जिस व्यक्ति का इलीगल डिटेंशन किया गया है उस व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंस सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए यह पिटीशन दायर की जाती है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब होता है कमांड। जुडिशियरी को, मतलब हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि पब्लिक ऑफिसर्स को, मतलब ऑफिस जो होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी होना चाहिए या गवर्नमेंट बॉडी होना चाहिए कि वो ये निर्देश दे सकती है और कमांड कर सकती है कि आपको जो काम दिया गया है उस काम को आप बखूबी से निभाइए। मान लीजिए इस शहर में महामारी फैली हुई है और यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या यहाँ का जो डीन है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और किसी ने पिटीशन दायर कर दिया कि साहब शहर में महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और जो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, वो ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, रिट पिटीशन मैंडेमस के तहत दायर किया जाता है, तो कोर्ट उनको डीन को आदेश करेगा कि आप तत्काल प्रभावी कदम उठाएं जिससे कि जान माल का नुकसान नहीं हो और पेंडेमिक को या महामारी को रोकने में कारगर कार्रवाई करें। तो इन एडिशन टू पब्लिक ऑफिसर्स, मतलब ये सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर को भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ये मैंडेमस का रिट पिटीशन दायर होता है वो इस आधार पर ही जारी किए जा सकते हैं कि वो निर्देश कर सकती है कोर्ट संबंधित कोर्ट को, लोअर कोर्ट को या सरकारी अधिकारी को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कि सर्टेन थिंग आप नहीं करें या ये आपके क्षेत्राधिकार के बाहर की चीज है, माना उस पर बंदिश लगा दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैंडेमस है रिट पिटीशन वो प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ में नहीं लगाया जा सकता। ये जो रिट पिटीशन है उसका आधार क्या है? नंबर 1 कि पिटिशनर जो रिट पिटीशन दायर कर रहा है उसके पास में कानूनी अधिकार होना चाहिए। दूसरा, जो कानूनी अधिकार है उसे इन्फ्रिंज किया गया है, मतलब उस पर अतिक्रमण किया गया है और ये जो अतिक्रमण हुआ है वो सरकारी अधिकारी के को जो ड्यूटी जो उन्हें करना चाहिए था, अगर उन्होंने नॉन परफॉर्मेंस किया या काम नहीं किया है तो उसके कारण से उन अधिकारों का क्षरण या अतिक्रमण हुआ है। इसका सिंपल उदाहरण मैं बताता हूं कि मान लीजिए जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं और उसमें वाटर लॉगिंग हो गया है, पूरा लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है, महामारी फैल गई है, नगर निगम के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोग पिटीशन नगर निगम के अधिकारी के पास में गए, कमिश्नर के पास में गए, उनसे जो है ना राहत की मांग की कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे वाटर लॉगिंग जो पानी का जमाव है वो खत्म हो जाए, निकासी की व्यवस्था हो, क्योंकि जमाव होने के कारण अनेक प्रकार के महामारी फैल रहे हैं, मॉस्किटो का बहुत ज़्यादा जो है ना फैलाव हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि नगर निगम कमिश्नर इन नागरिकों के द्वारा दिए गए पिटीशन को कोई कार्रवाई नहीं करता है तो नागरिकों के पास में इस आर्टिकल 32 के मैंडेमस के तहत में रिट पिटीशन दायर करने का अधिकार है और वो नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ में पिटीशन दायर कर सकता है। इसमें भी जो है जो पावर ऑफ लोकस स्टैंडाई है, जो क्षेत्राधिकार का पावर है जो मैंने हैबियस कॉर्पस में बताया था, इसमें भी ये लागू है
कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्सनल जो आपका प्रॉब्लम है उसी से संबंधित आप पिटीशन दायर कर सकते हैं। अगर आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं और सारे लोग उसमें अफेक्टेड हैं तो उसमें आप एज ए विक्टिम पार्टी के रूप में आप पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, मतलब केवल अफेक्टेड ही नहीं बल्कि जो अफेक्टेड पार्टी है उसके तरफ से जो सोशल लीडर हैं, जो कम्युनिटी लीडर हैं, वो उन अफेक्टेड पार्टी की तरफ से भी पिटीशन मैंडेमस के तहत में दायर कर सकता है। अब इसका जो कैन नॉट बी इन्फोर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, मतलब किस परिस्थिति में मैंडेमस रिट को दायर नहीं किया जा सकता है। क्या क्या है कि इससे प्रेसिडेंट और गवर्नर इन देयर पर्सनल कैपेसिटी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इनके खिलाफ पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस जो प्रैक्टिसिंग चीफ जस्टिस है, मतलब सर्विस में है, तो उनके खिलाफ नहीं हो सकता है। और जो अधिकारी चुनाव के दौरान लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान जो अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनके खिलाफ में भी ये मैंडेमस रिट पिटीशन दायर नहीं की जा सकती है। ये तब भी नहीं दायर की जा सकती है जबकि इफ द ड्यूटी परफॉर्म इज डिस्क्रिशनरी, माने विवेकाधीन है, मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा रिट पिटीशन दायर किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस अधिकारी इलाके में शांति व्यवस्था रखने के लिए पीस कमेटी का गठन करें और जनता को कम्युनिटी फीडिंग कराएं, उनके साथ में इंटरेक्शन करें। तो ये जो पुलिस के जो अधिकार हैं वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब वो उनके विवेकाधीन पर है कि वो कैसे पुलिस का एडमिशन चलाएंगे। ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब होगा? जब कोई कंप्लेनेंट या प्रार्थी थाना में जाता है और उसके साथ जो अपराध घटित हुआ तो उसके लिए वो एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कायम करना चाहता है और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट संबंधित थाना प्रभारी जो कि इंटाइटल है, जो कि इम्पावर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में जो विक्टिम है वो ये आर्टिकल 32 के तहत मैंडेमस में रिट पिटीशन दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संबंधित थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए कमांड दे सकती है। एक लास्ट पॉइंट है कि जो प्राइवेट पार्टियों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैं ए नाम के व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को जमीन बेचना चाहता है और दोनों ने एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि 2 साल के अंदर में हम रजिस्ट्री करा देंगे और उन्होंने 20 लाख रुपए ले भी लिया और उसके बाद वो रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो इस पिटीशन के तहत जो है, अगर जो विक्टिम पार्टी मान लीजिए बी नाम के व्यक्ति है जो दोनों ने एग्रीमेंट किया है, तो वो इस आर्टिकल के तहत में रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है और ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके इस रिट पिटीशन को इंटरटेन करेगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 2 प्राइवेट व्यक्तियों के बीच में हुआ है। तो ये चीज जानने की जरूरत है। अब हम चलते हैं सर्टियोरी। सर्टियोरी जो है वो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सर्टिफायर। इसका मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्ड्स ऑफ लोअर कोर्ट्स ऑब्लिक जुडिशियल बॉडीज आर रिमांडेड बाय द सुपीरियर कोर्ट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। सुपीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मजिस्ट्रेट के कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से या बहुत प्रकार के जो आर्बिट्रेशन कोर्ट हैं जिसको जुडिशियल बॉडीज कहते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो रिमांड में अपने पास बुला सकता है। और बुलाने का क्या क्या अधिकार है, आधार है? तो पहला है कि जब ये कंप्लेंट किया गया है कि इंफीरियर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को उस केस को डिसीजन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट कि लोअर कोर्ट को या इंफीरियर कोर्ट को
लोअर कोर्ट या इंफीरियर कोर्ट जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस है, उसका वो उल्लंघन किया है। और तीसरा है व्हेन इंफीरियर कोर्ट मेक्स ए डिसीजन बिकॉज ऑफ एरर ऑफ लॉज। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि एरर ऑफ कानून में एरर ऑफ लॉ होता है और एरर ऑफ फैक्ट्स होता है। तो अगर एरर ऑफ लॉ के कारण कोई इंफीरियर कोर्ट या जुडिशियल बॉडी ने कोई ऐसा डिसीजन पारित कर दिया है जो कि सही नहीं है, तो उस आधार पर सुपीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को अपने पास में बुला सकता है, उस केस को अपने पास में बुला सकता है। और अगर एरर ऑफ फैक्ट्स के आधार पर कोई डिसीजन हुआ है, उस आधार पर जो है फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सारे प्रपत्र को बुलाने का कोई अधिकार नहीं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इस सर्टियोरी के तहत में लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही लिमिटेड है और ना के बराबर है। तो इसमें जो भी आपको काम करना होगा वो पर्सनल काम करना होगा। मान लीजिए जैसे मैंने पहले वाले में बताया मेंडेमस मेमो और हेबियस कॉर्पस में कि अगर आप व्यक्ति पार्टी है, विक्टिम पार्टी है, अगर आप पिटीशन नहीं दायर करते हैं, आपके रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु पिता माता पत्नी अगर आपके तरफ से पिटीशन दायर करती है तो वो मान्य है। लेकिन इस मामले में आपको सर्टियोरी के तहत में अगर आप किसी भी इंफीरियर कोर्ट के या लोअर कोर्ट के किसी भी कार्य से असंतुष्ट हैं और आपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है तो आपको पर्सनल पार्टी बनना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपके दूसरे लोग या रिलेटिव काम नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड मतलब रोकना, और ये स्टे देना, स्थगन करना। ये कौन कौन से कंडीशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं? जब लोअर कोर्ट को या जुडिशियल बॉडी को किसी भी या पर्टिकुलर केस को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब वो उसने जो सुनवाई किया है वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। और अगर तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको उसकी कार्रवाई को स्टे कर देगा। दूसरा है कि जब लोअर कोर्ट या जुडिशियल बॉडी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को उल्लंघन करता है। और तीसरा है कि जब लोअर कोर्ट या जुडिशियल बॉडी कानून के अनुसार प्रोविजन ऑफ लॉ के आधार पर के काम नहीं कर रहा है, तो उनकी कार्रवाई जो हो रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सारे प्रपत्रों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रिमांड कर सकती है, मतलब बुला सकती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है सर्टियोरी और प्रोहिबिशन में, लेकिन एक अंतर है कि जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव नेचर है और जो सर्टियोरी है वो करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव इन नेचर है। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर क्या है? को वारंटो। को वारंटो मतलब ये भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी। ये तब लागू होता है, ये रिट तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति ने पब्लिक ऑफिस को जबरन कब्जा कर लिया है और जिसके लिए वो इंटाइटल। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब सुपीरियर कोर्ट रिट पिटीशन दायर कर सकती है। और इसमें एक चीज और जुड़ा होगा कि वो ऐसा व्यक्ति जो उस पद के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में सुपीरियर कोर्ट को वारंटों के तहत में पिटीशन दायर रिट पिटीशन पर कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि एक मामला है पीएल लाखन वर्सेस एन राय। इसमें इस पिटीशन में ये कहा गया कि जो
3 जजों को सुपरसीड करके एएन राय को जो चीफ जस्टिस बनाया गया था, उसके तहत में ये पीएल लाठर नाम के व्यक्ति ने पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि ये 3 जो सीनियर जजेस थे उन एएन राय से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से एक सीवीसी का जो मामला आया था, उसमें भी कहा गया कि थॉमस, जिसको थॉमस साहब को बनाया गया था, तो उनके बारे में बताया गया कि पहले भी इन पर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कार्रवाई किया और इसके कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब लास्ट में 2 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहला बिंदु है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए सरकारी व्यक्ति, सरकार के अधिकारी या जुडिशियल ऑफिसर, तो उस स्थिति में सुपीरियर कोर्ट क्या करेगा? तो उन्होंने कंपनसेशन का विधान रखा है। जैसे कि रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में उन्होंने कंपनसेशन किया और स्टेट ऑफ बिहार पर पेनल्टी लगाया, क्योंकि रुदल शाह को बिहार गवर्नमेंट ने इलीगल डिटेंशन में रखा था। इसी तरह से भीम सिंह को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली थे, माने एमएलए थे, उनको असेंबली के प्रोसीडिंग्स में नहीं जाने दिया गया और इसके कारण उन्होंने रिट पिटीशन दायर किया और जिसके तहत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कंपनसेशन भीम सिंह को देना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का मानना है कि केवल कार्रवाई करने से या संबंधित विक्टिम को न्याय देने से या उनको रिलीज करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जिन लोगों ने, जो एरिंग ऑफिसर है, जो गलती कुरिंदा ऑफिसर है, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, तो उनके अगर उनकी झूठ पकड़ी जाती है, उनकी गलती पकड़ी जाती है, तो उनको कंपनसेशन देना होगा। किसको? विक्टिम को। तो ये कंपनसेशन का आजकल नया विधान हो गया है। अब हम एक पॉइंट और बताना चाहते हैं, लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 32। इसमें लिमिटेशन क्या है? तो विभिन्न प्रकार के जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर मान लीजिए कि किसी विषय वस्तु के बारे में रिट पिटीशन संबंधित हाई कोर्ट में दायर की गई है, तो अगर वो रिट वहां पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसी विषय वस्तु से संबंधित रिट पिटीशन दायर नहीं की जा सकती है। और इसलिए अगर ये पाया जाता है तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस रिट पिटीशन को इंटरटेन नहीं करेगा। और दूसरा है बिलेटेड और स्टे पिटीशन। मतलब इसका होता है कि मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना हुई है या आप व्यथित हुए हैं, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी आपको रिट पिटीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का प्रयास करें। अगर बहुत ज्यादा विलंब होता है तो उसका इफेक्ट सुपीरियर कोर्ट पर गलत पड़ता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने कार्रवाई के प्रति सीरियस नहीं है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके पिटीशन को या रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगा। तो हालांकि इसमें लिमिटेशन एक्ट का उन्होंने प्रावधान नहीं रखा है कि कितने दिन तक ये लिमिटेशन रहेगा, लेकिन ये बहुत सारे जजमेंट से ये क्लियर हो गया है कि अब जो कि अगर आप सरकार के अधिकारियों से, जुडिशियल ऑफिसर के किसी भी कार्य से अगर आप व्यथित हैं, तो जल्द से जल्द आप रिट पिटीशन दायर करने की कोशिश करिए। चाहे तो आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताया। अब हम 3 आर्टिकल के बारे में और बताएंगे, 33, 34 और 35। तो इस तरह से 32, 33, 34 और 35 मिला करके ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। तो अब चलते हैं आर्टिकल 33 क्या बोलता है, 33 क्या बोलता है।
तो पार्लियामेंट कैन पुट रिस्ट्रिक्शन और मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि आर्म फोर्सेस, हमारे सेना के सशस्त्र बल या पुलिस फोर्स, उनके सर्विस कंडीशन को नियमित कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। तो इसी के तहत में आपने देखा होगा कि सशस्त्र बल के अलग मैनुअल्स बनाए गए हैं। पुलिस फोर्स के मैनुअल्स हर एक स्टेट में बनाए गए हैं, क्योंकि अगर आर्म फोर्सेस को या पुलिस फोर्स को निर्वाध फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा सकते हैं। इससे उनका जो अनुशासन है वो कमजोर पड़ेगा, वो अपना फंक्शन या अपने ड्यूटी को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो सरकार की आलोचना कर सकता है, वो अपना आर्टिकल लिख सकता है, पेपर में छपवा सकता है, लेकिन यह अधिकार पुलिस फोर्स या सशस्त्र बल के फोर्स या इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं है। तो इस तरह से पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो सशस्त्र बल के अधिकारों, मतलब मूल अधिकारों एवं पुलिस फोर्स के मूल अधिकार और इंटेलिजेंस एजेंसी के मूल अधिकार, इनको वो कमी कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ताकि वो स्टेट के सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए सही ढंग से काम कर सके। दूसरा आर्टिकल है धारा 34 ये कहता है कि संविधान को यह अधिकार है और उसने पार्लियामेंट को यह अधिकार दे रखा है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस स्थिति में उस एरिया के लोगों पर फंडामेंटल राइट्स में कटौती किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और पार्लियामेंट ऐसे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी करेगा जिन व्यक्तियों की सहायता कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए या शांति बहाल करने के लिए ली गई। और इस तरह का जो इंडेमनिफिकेशन होगा या क्षतिपूर्ति होगा उसको पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। अगर शांति बहाली में किसी व्यक्ति को जो उपद्रवी है उनको अगर सजा दी गई है वहां के अधिकारियों के द्वारा, तो उसको भी पार्लियामेंट मंजूरी देगा। और एक प्रावधान और भी है कि जो पार्लियामेंट का जो एक कृत्य है, जैसे क्षतिपूर्ति देने का काम या सेंटेंस को या जो दंड जो वहां के उपद्रवियों के दिए गए हैं उसको रेगुलेट करने का काम, इसको किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट को वहां पर सुप्रीम रखा गया है। और आर्टिकल 35 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, वो स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट असेंबलियों को आर्टिकल 32, 33, 34 या संविधान आर्टिकल 32, 33, 34 जो संविधान के मुख्य भाग हैं उनको परिवर्तित करने या उसमें संशोधन करने का पावर राज्य के असेंबली को नहीं दिया है। और इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी राज्य असेंबली को पनिशमेंट देने का या पनिशमेंट देने का भी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर पनिशमेंट देने का जो कानून बनाने की शक्ति भी नहीं दिया है। यह सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट ही इस संबंध में कोई कानून बना सकती है। अर्थात पार्लियामेंट को
फंडामेंटल राइट्स के संबंध में सुप्रीम रखा गया है और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर नहीं दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो कानून है 32, 33, 34 उसमें किसी प्रकार का कोई तब्दीली कर सके। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर अब अपना व्याख्यान पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित हमने अभी लेक्चर्स 3 वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उम्मीद है कि यह लॉ स्टूडेंट्स को, एमपीपीएससी के विद्यार्थियों को और जो कैंडिडेट यूपीएससी में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि हमने मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जो विषय वस्तु था, उसकी काफी डिटेल में व्याख्या किया है और उम्मीद करता हूं कि इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से हमें खबर करिए, अपना शेयर करिए, लाइक करिए और मेरा मोबाइल नंबर है 8349750565। इस पर आप जरूर हमें सूचित करिए। थैंक यू वेरी मच।